हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं नवनीत अग्रवाल, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस डाउट सेशन में और रिवीजन सेशन में भी। रिवीजन भी समझ सकते हैं, डाउट सेशन भी समझ सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। ठीक, जिन लोगों का ये टॉपिक पढ़ के हो चुका है, आज का जो डाउट है हमारे पास में वो है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा, कई बच्चों के डाउट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड। कुछ 2-3 आइटम है जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस शायद उनका टैली नहीं हो रहा था, कुछ बड़े बड़े इशूज़ थे, इसलिए मैंने कहा चलो भाई आज इसको रिकॉर्ड करते हैं। शुरू करें? यस सर। दोस्त, इसी को आप अपना डाउट सेशन भी समझें, यही आपके लिए रिवीजन सेशन भी है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक तो ट्रायल बैलेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आज तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे भी नहीं आएगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, आ भी सकता है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन। ठीक है सर, बोलो आपके डाउट का कौन सा क्वेश्चन है। सुनो, ये है दोस्त मेरे डाउट का क्वेश्चन। ये डाउट का क्वेश्चन हमारे सामने आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। सारे आइटम दिए हुए हैं। कैपिटल 28,900, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, फ्री होल्ड प्रमाइस, लोन ऑन मॉर्गेज, डिस्काउंट अलाउड, ड्रॉइंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड क्रेडिटर्स, स्टॉक ऑन 31 December 1994 नॉट एडजस्टेड, परचेज, रिपेयर टू बिल्डिंग, मोटर कार, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेट्स एंड इंश्योरेंस, स्टॉक ऑन 1 January 1994, investment, cash in hand, sales, carriage inward, car expenses, furniture and fixture, wages and salary, rent received, bad debts, trade debtors, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड। ये सारे क्वेश्चन थे। इसमें के बेसिस पर आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाना था एज ऑन 31 December 2004। पहला डाउट तो जो बच्चों के अंदर आया, बिल्कुल लॉजिक है, इसमें गलती मेरी है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर ये है कि भाई जहाँ पर 31 December 1994 लिखा हुआ है, यहाँ पर होना था 31 December 2004, और यहाँ लिखा है स्टॉक ऑन 1 January 1994, इसकी जगह होना था 1 January 2004। पहली चीज़ तो दैट इज़ माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यहाँ पर एक तो प्रिंटिंग एरर था। अब इसके बाद कुछ आइटम्स में भी स्टूडेंट्स को प्रोसेस करते समय दिक्कत आई थी। आइए दोस्त फटाफट इसका ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करें और कहानी खत्म करें। सर पहले ट्रायल बैलेंस की थोड़ी रिवीजन तो करवा दो। ठीक है चलो, अगर कभी आपको अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हों और उन्हीं बैलेंसेस के बेसिस पर डायरेक्टली कभी ट्रायल बैलेंस बनाना हो, तो हमने कहा था, हमने बात की थी फंडामेंटल प्रमाइस ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस किन किन चीज़ों पे टिका हुआ है, सॉरी फंडामेंटल प्रमाइस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग किन चीज़ों पे टिकी हुई है। तो मैंने कहा था दोस्त, फंडामेंटल प्रमाइस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर 5 आइटम होते हैं। कौन कौन से 5 आइटम? पहला आइटम होता है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरी है कैपिटल, नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेंस। एक्सपेंस के बाद एक है दोस्त यहाँ पर रेवेन्यू, जिसको आप कई बार इनकम भी कह देते हैं, लेकिन रेवेन्यू कहना इसको ज़्यादा लॉजिकल है। जहाँ जहाँ आप अपने फंड को खर्च कर रहे हैं, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, उनके डेबिट बैलेंस होंगे। और जहाँ जहाँ से आप पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, फंड का इंतजाम कर रहे हैं, जो आपके लिए सोर्सेज ऑफ फंड है, उनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। एसेट, एसेट खरीदने के लिए पैसे खर्च किए होंगे, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस में भी आप पैसे खर्च करते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसलिए इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज के थ्रू हम फंड रेस करते हैं, यहां वहां सब जगह से पैसों का इंतजाम करते हैं, ये सोर्स ऑफ फंड है, क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल के थ्रू हम अपने बिजनेस के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं, सोर्स ऑफ फंड है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। रेवेन्यू और इनकम के थ्रू भी हम अपने बिजनेस के लिए फंड की अरेंजमेंट करते हैं, कैश की अरेंजमेंट करते हैं, पैसों की व्यवस्था करते हैं, फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जहां एसेट दिखे डेबिट बैलेंस, जहां एक्सपेंस दिखे डेबिट बैलेंस, जहां लायबिलिटी दिखे क्रेडिट बैलेंस, जहां कैपिटल दिखे क्रेडिट बैलेंस, जहां रेवेन्यू दिखे क्रेडिट बैलेंस। बात खत्म। दैट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिपेयरिंग योर ट्रायल बैलेंस। आइए दोस्त जल्दी से ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करें। सबसे पहले कैपिटल, नेचर ऑफ कैपिटल इज कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में लिखेंगे 28,900। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता था दोस्त परचेस रिटर्न। जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में मैंने बड़े डिटेल में डायग्राम बना के सब कुछ डिटेल में दिखा के बताया था कि क्यों हम रिटर्न आउटवर्ड को परचेस रिटर्न कहते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन वोकेबलरीज पे अभी नहीं जाऊंगा, मैं ट्रायल बैलेंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि जितनी छोटी छोटी बातें हैं वो हमने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में कवर की हैं अपनी लेक्चर्स के अंदर। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखेंगे 5,700। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है दो सेल्स रिटर्न, इसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट में लिखेंगे 4,800।
फ्री होल्ड प्रमाइस, फ्री होल्ड प्रमाइस हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो इसका भी हमेशा कौन सा बैलेंस होगा दोस्त, डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000। लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब है हमने गिरवी रख के अपनी कोई एसेट को मॉर्गेज करके, प्रॉपर्टी गिरवी रख के हमने ये लोन लिया है, इसको कहते हैं लोन ऑन मॉर्गेज। अब क्योंकि हमने किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा तो ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा दोस्त 5,000 रुपीज़। आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, इट विल हैव डेबिट बैलेंस 1,061 रुपीज़। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि ड्राइंग प्रोप्राइटर के रिसोर्सेज के विड्रॉल को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग बताता है कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कितना फंड विड्रॉ किया है। तो जहां कैपिटल फंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बताती है, ड्राइंग फंड विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बताता है। तो ड्राइंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ योर कैपिटल। तो जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस 2,400। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का दोस्त क्रेडिट बैलेंस होगा 140 रुपीज़ का। कई स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट आया होगा कि सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, वाई क्रेडिट बैलेंस, ये अलग अलग डाउट आए होंगे। मैं मान सकता हूँ दोस्त बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि वाई द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। इसकी जन्म कुंडली तो सुनाओ जरा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से पिक्चर में आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब ठीक है, मान लेता हूँ इस पॉइंट में डाउट होगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ माई आंसर, एक बार मैं इसका क्रेडिट बैलेंस फिलहाल लिख देता हूँ, फिर मैं आराम से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ है। आगे चलें? यस सर, चलो ठीक है। इसके बाद है दोस्त ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस होगा 4,035 रुपीज़। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 1994, मैंने पहले कहा था दोस्त यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये होना चाहिए था 2004। अब ईयर एंड की डेट डली हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक का क्या करें? कई बच्चों का ये मत हो सकता है, उनका ओपिनियन ये हो सकता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, और अगर डेबिट बैलेंस में होना चाहिए तो इसको ट्रायल बैलेंस में लिख दो। लेकिन दोस्त फिलहाल मैं क्लोजिंग स्टॉक को ना तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखूंगा, ना तो क्लोजिंग स्टॉक के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखूंगा। सर अपना नाम क्यों लिख रहा, नवनीत अग्रवाल? अरे नालायक, मेरा नाम नहीं लिखा है, मैंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल। हाँ नालायक, अपना नाम क्यों लिख रहे हो? अरे मैं अपना नाम क्यों लिखूंगा यार। आगे चलते हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखा? चलो ये डाउट बनता है बच्चों का, लॉजिकल डाउट है, व्हाई नॉट, कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या सर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा? ऑलवेज। या तो सर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो दोस्त मैंने इस पे बड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है, ये बच्चों के डाउट का एरिया बना होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों को बड़े घने डाउट रहे होंगे, बड़े डिटेल डाउट रहे होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। पहले अपना आंसर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ, फिर क्लोजिंग स्टॉक में ही बड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। आगे चलें? सर डिटेल मतलब आधे एक घंटे? अरे नालायक, डिटेल का मतलब 5-7 मिनट अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे चलता हूँ। परचेसेस, परचेसेस दोस्त हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनका भी डेबिट बैलेंस होना चाहिए 46,500। रिपेयर टू बिल्डिंग एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा 848 रुपीज़। मोटर कार हमारे लिए, मोटर कार एसेट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 950 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लाइबिलिटी एंड इफ इट इज द लाइबिलिटी इट विल हैव द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹56। गुडविल, गुडविल इज द एसेट एंड इफ इट इज द एसेट इट शुड हैव डेबिट बैलेंस 8,000 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड को आप अपनी इनकम भी कह सकते हैं, रेवेन्यू भी कह सकते हैं, जो चाहे जिस नाम से पुकार लो, हालांकि है तो अल्टीमेटली इसका क्रेडिट बैलेंस 814 रुपीज़। रेट्स एंड इंश्योरेंस ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 248 रुपीज़। आगे चलते हैं।
स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1994, मैंने पहले कहा था दोस्त इसकी डेट को ठीक करके लिखेंगे 2004। अब क्योंकि ओपनिंग डेट दी हुई है तो पक्की बात है ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है तो मैंने कहा दोस्त ओपनिंग स्टॉक है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, इसको डेबिट बैलेंस लेके चलो 6300 रुपीज़। यहाँ पर बच्चों का अभी तक तो डाउट पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपेंस लिखते से ही डाउट पैदा हो गया कि सर हम ये ओपनिंग स्टॉक को अपना खर्चा क्यों मान रहे हैं, वाई इट इज़ द एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस क्यों है, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस आप कह रहे हो, चलो मान लिया एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक खर्चा क्यों है, आओ इस पे भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया फॉर योर सेटिस्फैक्शन। आगे चलता हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स हैं, एसेट से डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे 4000 रुपीज़। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी मेरी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 240 रुपीज़। सेल्स हमारे लिए दोस्त रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो क्रेडिट बैलेंस होगा 60,900 रुपीज़। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस है 2500 रुपीज़। कैरेज कार एक्सपेंस, कार एक्सपेंस भी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा 318 रुपीज़। फर्नीचर एंड फिक्सचर दीज आर द एसेट्स, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 1460 रुपीज़। वेजेस एंड सैलरीज आर द एक्सपेंसेस, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 8606 रुपीज़। रेंट रिसीव्ड इज रेवेन्यू एंड इफ इट इज रेवेन्यू इट विल हैव द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹300। बेड डेट्स, बेड डेट्स इज माई एक्सपेंस, इसका डेबिट बैलेंस होगा 359 रुपीज़। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स का मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे रिकवर करने हैं, वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, पैसे हम वसूल करेंगे, तो ये भी हमारी एसेट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 5213 रुपीज़। आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 1586 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा 960 रुपीज़। सर ये कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड में क्या डिफरेंस है, कई बच्चों को तो यहाँ पर भी डाउट आ गया होगा, कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्त अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा या जो फिनिश गुड्स मैं खरीद के बेचता हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें अगर मैंने वो फिनिश गुड्स खरीदा या कोई भी दूसरी चीज़ खरीदी, उसको अपनी दुकान तक, गोडाउन तक, शॉप तक लेके आया, तो उसके लिए जो मैंने भाड़ा वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे किया होगा ना, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। यानी परचेस किए हुए गुड्स को अपनी दुकान तक, शॉप तक, शोरूम तक, गोडाउन तक लाने के लिए हम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। अब कई बार हम गुड्स को बेचते हैं और बेचने के बाद हम उसको उसके कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं और घर तक पहुंचाने का खर्चा भी हम ही बियर करते हैं, तो इसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। सर हम क्यों बियर करेंगे, हमने तो अपने काउंटर से सामान बेच दिया, अब कस्टमर जैसे लेके जाना चाहे जाए, बात तो सही है। नॉर्मली तो हम लोग कस्टमर को ऐसी कोई सर्विस नहीं देते, लेकिन अब क्या करेंगे, बिग बाजार वाले कहते हैं कि भाई आप आओ 4000 रुपये का सामान खरीदो, 4000 रुपये के सामान में आपको फ्री डिलीवरी देंगे। मैं भी जाता हूँ बिग बाजार, मैं भी और 4, 4.5, 5,000 रुपये की शॉपिंग कर लेता हूँ, कहता हूँ जाओ होम डिलीवरी कर देना मेरे घर में, मैं नहीं उठा के लेके जा रहा। अब बिग बाज़ार वाले वहाँ से दोस्त टेम्पो में सामान लदवाते हैं, डॉक्टर ड्राइवर लगेगा, कंडक्टर लगेगा, गाड़ी लगेगी, तब जाके घर में होम डिलीवरी होती है। तो कहीं ना कहीं बिग बाज़ार वालों ने जो सामान बेचा है उसमें कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए बेचे हुए सामान पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग कैरेज आउटवर्ड। दोनों ही सूरतों में हमारे लिए एक्सपेंस है और इनका डेबिट बैलेंस होगा। आओ दोस्त फटाफट चेक करते हैं, फिलहाल हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं, उसके बाद में जहां जहां डाउट आए होंगे उन पे और डिस्कस करेंगे। पहले मैं डेबिट के टोटल कर रहा हूं, 4800 प्लस 10,000 प्लस 1061 प्लस 2400 प्लस 46,500 प्लस 848 प्लस 950 प्लस 8,000 प्लस 248 प्लस 6,300 प्लस 4,000 प्लस 240 प्लस 2,500 प्लस 318 प्लस 1460 प्लस 8606 प्लस 359 प्लस 5213 प्लस 1586 प्लस 960, 1,06,349 रुपीज़।
दोस्त इतना ही आंसर में भी लिखा हुआ था। ठीक है सर, इतना ही आंसर में लिखा हुआ तो हम तो मान गए, लेकिन अभी ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए क्रेडिट का भी तो टोटल करो। करता हूँ 1,06,349 रुपीज़। अब आओ क्रेडिट का टोटल करते हैं। 28,900 प्लस 5,700 प्लस 5,000 प्लस 140 प्लस 4,035 प्लस 56 प्लस 814 प्लस 60,900 प्लस 300, 1,05,845 क्रेडिट का टोटल होता है दोस्त 1,05,845। सर वही तो हम कह रहे थे कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। दोस्त अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो समझ जाओ आपकी अकाउंट की बुक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है, अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी है, देयर मे बी द सर्टेन एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। अब यहाँ पर टेम्परेली आपको अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करवाना पड़ेगा। 1,06,349, 1,06,349। अब बताओ 49, बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? 1,06,349, 1,06,349 बैलेंसिंग फिगर आया दोस्त 504 रुपीज़। और ये बैलेंसिंग फिगर फ़िलहाल टेम्प्ररी ट्रांसफ़र कर दो आप सस्पेंस अकाउंट में। ये है दोस्त आपका बैलेंसिंग फिगर। सर लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऐसे थोड़े ना सस्पेंस अकाउंट आता है दोस्त। अब आप 11th और 12th में नहीं रहे, आप समझो इस बात को। अब आप 11th और 12th से बहुत ऊपर आ चुके हो, अब आप सीए फाउंडेशन में आ चुके हो। अब तो दोस्त वो होगा जो आपको ऐसा कभी लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, अब तो वो सब होगा दोस्त। पहली सीढ़ी तो यही है। तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है 1,06,349 रुपीज़ से। सर ये सस्पेंस अकाउंट का क्या करेंगे? दोस्त अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि हमारी अकाउंट्स की बुक में कुछ ना कुछ एरर है। तब एज एन अकाउंटेंट हमारी ये ड्यूटी बनती है कि क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस सही तरीके से टैली नहीं हुआ है, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो हम अपनी अकाउंट की बुक के पन्नों को पलटाएं, उसको एक बार चेक करें, उसको क्रॉस एग्जामाइन करें, फिर देखें कि हमारी अकाउंट्स की बुक में कौन कौन से एरर हैं। पहले हम एरर को ढूंढें, गलतियों को ढूंढें, फिर एरर को ढूंढने के बाद उसको रेक्टिफाई करें। इसको कहते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर एरर को रेक्टिफाई करने के बाद फिर एक बार और ट्रायल बैलेंस बनाएं। अगर आपकी अकाउंट की बुक के सारे एरर ठीक हो चुके होंगे तो डेफिनेटली फिर आपका ट्रायल बैलेंस बाद में टैली कर जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं उन डाउट्स पे, उन पॉइंट्स पे जिनमें डाउट रहा होगा। सबसे पहले प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। आओ, पहला डाउट इसके अंदर जो स्टूडेंट के मन में उठता है वो है दोस्त प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। सर ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की कहानी शुरू होती है क्रेडिट सेल से। मान लेता हूं मैंने अपने किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स बेचा, ये क्या हो गई मेरे लिए? क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स की होगी तो मैंने अभी तो पैसे मिले नहीं होंगे, पैसे तो बाद में मिलेंगे। मैंने कस्टमर को गुड्स दे दिया, सामान दे दिया, कस्टमर मेरे से सामान लेके चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक। और अगर पैसे नहीं मिले तो ये मेरी क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स के समय एंट्री क्या डाली होगी? सर एंट्री डाली होगी पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल ठीक। क्रेडिट सेल्स में एक बात तो पक्की है कि अभी पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट मिलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द पेमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट पेमेंट। हमने कहा कि चलो भाई कस्टमर आज पैसे नहीं दे रहा, कल दे देगा, तो हमने कहा ठीक है चलो दे दो, क्रेडिट में सेल्स कर दिया। अब समय पूरा हो गया, हमने कस्टमर को 30 दिन का समय दिया था, 30 दिन पूरे हो गए, कस्टमर ने पैसे नहीं दिया, क्या करोगे? सर पैसे मांगना शुरू करेंगे, वसूली करेंगे और क्या, रिकवरी करने जाएंगे। मैंने कहा क्या करोगे रिकवरी करने के लिए? सर उसके घर जाएंगे पैसे मांगने वाला। ठीक है, एक दिन तुम घर गए, नहीं मिला, आप क्या करोगे? सर दोबारा जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, दोबारा घर गए, नहीं मिला, आप क्या करोगे? तो तीसरी बार जाएंगे। तीसरी बार मिला लेकिन उसने बोल दिया यार पैसे नहीं, आप क्या करोगे? सर बाद में जाएंगे। कितने चक्कर काटोगे? सर जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, यानी अपनी दुकानदारी धंधा पानी सब छोड़ छाड़ के तुम सिर्फ उस कस्टमर से पैसे वसूल करते रहोगे? एक बिजनेसमैन यही काम करेगा क्या? तुम सोचो ना प्रैक्टिकली, क्या एक बिजनेसमैन अपनी दुकानदारी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना सेल परचेज दुनिया भर का सब ताम झाम छोड़ के, क्या एक कस्टमर से पैसे वसूल करने उसके पीछे दौड़ता रहेगा? तो एक बिजनेसमैन क्या होता है? वैसे तो क्रेडिट सेल्स करने से एक बिजनेसमैन बचता है क्योंकि उसको पता है बाद में पैसे डूबने का डर है।
लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि वो क्रेडिट सेल्स कर देता है, और जब कभी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऐसा लगने लगता है कि अब कस्टमर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं करेगा, और शायद ये पैसे डूब सकते हैं, डूबे नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसे डूब गए, पैसे अगर एक्चुअली डूब गए तो उसको हम लोग फिर बैड डेट्स कहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को ये लगता है कि शायद ये पैसे फ्यूचर में डूब सकते हैं, पैसे हमको अब मिलने वाले नहीं हैं, और जब उसको ये पॉसिबिलिटी लगने लगती है कि शायद ये पैसे फ्यूचर में डूब सकते हैं, इस क्रेडिट सेल्स की शायद फ्यूचर में रिकवरी ना हो, तब वो ऐसे फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए एक अलग से जो प्रोविजन बनाता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अगर कस्टमर को या अगर एक बिजनेसमैन को ये लगने लगे कि ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द पेमेंट थी यह पूरी नहीं होने वाली, फ्यूचर में शायद हमारे पैसे डूब सकते हैं, डेटर से हमको पैसे की रिकवरी ना हो, तब हम इन फ्यूचर के लॉसेस को अभी प्रेजेंट में अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करने के लिए प्रोविजंस बनाना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर के एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस के लिए, फ्यूचर के एस्टिमेटेड लॉसेस के लिए, फ्यूचर की एस्टिमेटेड लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए हम जो आज प्रेजेंट में व्यवस्था करते हैं, आज जो अपने थोड़े से प्रॉफिट को बचा के अलग रखते हैं कि कल को जब ये खर्चा आएगा तो इस खर्चे को कंपनसेट करने के पैसा काम आएगा, इसको कहते हैं हम लोग प्रोविजन। तो ये जो लिखा हुआ है दोस्त प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कहाँ लिखा है, ये लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 140 रुपीज़, यानी हमने किसी को क्रेडिट में सेल्स किया होगा, हमने कस्टमर से कई बार पैसे वसूल करने हम उसके पास में गए होंगे, कस्टमर ने हर बार हमको टोपी फहरा दी होगी, हमको बेवकूफ़ बना दिया होगा, हमको हमारे पैसे नहीं दिए होंगे, तो अब हमको भी ये लगने लगा कि शायद ये पैसे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। तो अभी तो मैं नहीं कह रहा कि मेरे पैसे एक्चुअली डूब गए, लेकिन अंदर ही अंदर अभी बात पैदा होने लगी है कि शायद ये फ्यूचर में पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने कहा भाई फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए अभी हम एक प्रोविज़न बनाएंगे। अब प्रोविज़न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल के पहले ही रख देते हैं कि भैया फ्यूचर में लॉस होने वाला है, इस लॉस को इस प्रॉफिट से हम बाद में सेट ऑफ कर लेंगे, तो अभी इस प्रॉफिट को अलग कर दो, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि इतना तो लॉस हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम फ्यूचर के प्रॉफिट को अलग करके चलते हैं इसीलिए, और प्रॉफिट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और जब आपने प्रॉफिट को किनारे रख रहे हो, क्यों, क्योंकि फ्यूचर के लॉसेस को इससे कंपनसेट किया जा सके, तो एक्चुअली तो आप अपने प्रॉफिट को अलग कर रहे हो ना, और जब प्रॉफिट का ही क्रेडिट बैलेंस है तो उसको जब आप अलग करोगे तो उसका भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हमेशा क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। आगे चलूं, यस सर चलो आगे। अब आगे चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। अगली जो झगड़े की विषय वस्तु बनी थी मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में, वो था क्लोजिंग स्टॉक। सवाल ये है, क्या सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, हाँ या ना? तो दोस्त मेरा जवाब है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ भी सकता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं भी आ सकता है। वेदर क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। सवाल है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है? तो दोस्त इस सवाल के मेरे दो पॉसिबल आंसर है, यस एंड नो। यानी क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में आ भी सकता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में नहीं भी आ सकता है। देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इसलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। अच्छा सर ठीक है, आओ सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आएगा, कब आएगा को छोड़ो, पहले ये पता करो कब नहीं आएगा। सुनो क्या होता है, पहले मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं। होता यह है, मान लेते हैं मेरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ 1 जनवरी को, मेरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ 1 जनवरी 2004 को, ख़त्म कहाँ पर होगा, 31 दिसंबर 2004 को। अब फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करते हैं भाई, 31 दिसंबर 2004 को तो सबसे पहले आप अपनी अकाउंट की बुक क्लोज करोगे, अकाउंट की बुक क्लोज करने के बाद सारे अकाउंट को आप बैलेंस करोगे, सारे अकाउंट को बैलेंस करने के बाद उनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाओगे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट के पास वैसे ही बहुत काम होता है, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं, उनके अलावा कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं जो कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कॉस्ट अकाउंटेंट की होती है। अब हमारा अकाउंट की बुक क्लोज हो गई, हमने सारे बैलेंस निकाल लिए, हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, लेकिन अभी तक हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके दिया ही नहीं है।
ईयर एंड हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया है, लेकिन अभी तक मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके नहीं दी। मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हमारे गोडाउन में कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ईयर एंड में जिस समय मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं उस समय मेरे पास तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ही नहीं है, और जब मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं है तो 2 मिनट के लिए सोचो आप, क्या आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हो? जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ही नहीं हुई, किसी ने जाके गोडाउन में ये तक नहीं देखा अभी तक कि हमारे गोडाउन में स्टॉक के कौन कौन से आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट के हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, किसी ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाली ही नहीं है, फिर भी आपका ईयर एंड हो गया है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जा सकता है, हाँ या ना? सर कैसे लिखेंगे? जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है उसको आप रिपोर्ट कैसे करोगे? तकलीफ तो यही है। हाँ, बात वही है। तो मैंने कहा दोस्त, अगर जिस दिन आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस दिन अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं है तो आपके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। इतना क्लियर? सर हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, हमको कैसे पता चलेगा? कोई लिखा तो होता नहीं क्वेश्चन के अंदर कि अभी तक स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं हुई है। हाँ, तुमको कैसे पता चलेगा? इसका एक तरीका तो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, इस तरीके से यहाँ पे लिखे होंगे आइटम, यहाँ पे लिखा होगा अमाउंट, फिर लिखे होंगे आइटम, यहाँ लिखा होगा अमाउंट, यहाँ पे आपके सारे आइटम खत्म हो गए होंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 40,000 या जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहे, जब भी क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो कहां पर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तब समझ जाओ कि जिस दिन आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस दिन तक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं हुई थी। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं हुई थी इसलिए आप क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। जहां पर भी आपको सारे अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं और जहां पर सारे अकाउंट के बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी हो तो समझ जाओ कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस की डेट तक नहीं हुई थी, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होगा। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। सर अगर मान लो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हुआ है कि हमारे तो जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उन सारे बैलेंसेस के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी दिया, ये देखो ना सर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2004। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी दिया है। अब क्या करें? हाँ, अगर आपके ट्रायल आपकी बैलेंसेस के साथ में अगर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है तब एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस दिन हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें मिल चुकी थी। अब क्या करना है? अब अगर ये ट्रायल या बैलेंसेस के साथ में दिख रहा है तब दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता। सुनो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया हो, इंफॉर्मेशन के अंदर परचेस यहां पर अलग से दी हो और यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हो, तब ओपनिंग स्टॉक को मैंने कहा एक्सपेंस मान लो, डेबिट बैलेंस, परचेस आपका एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, तब क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं, पहले क्या काम कर लेते हैं? अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक में पहले परचेस को ऐड कर लेते हैं और माइनस इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं ताकि आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकें, और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो तब एक बात पक्की है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो तब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका खर्चा है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है, अब इसको आप अपनी एसेट ट्रीट करो और इसको भी डेबिट में लिखो, लेकिन अब ओपनिंग स्टॉक और परचेस को डेबिट में नहीं लिखोगे। सर ठीक से समझाओ, समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनो, मैं सारी चीजों को इग्नोर कर देता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल सुनो। मैंने कहा दोस्त एग्जांपल है, मान लेते हैं आपके जितने अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000 रुपीज का,
उसके अंदर परचेज दी हुई है 5 लाख रुपए की और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो चुकी है और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपीज का। मैंने कहा शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर ट्रायल बैलेंस। आप अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करोगे बताओ। ठीक, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इनटू योर ट्रायल बैलेंस, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इनटू ट्रायल बैलेंस, इसको ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करो। तो अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा दोस्तों, देखो ध्यान से। हाँ सर दिखाओ, सुनो। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पर्टिकुलर, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पर्टिकुलर। ठीक, ये है दोस्त मेरी मेथड 1 और ये है दोस्त मेरी मेथड 2। ठीक, शुरू करें। यस सर। मेरे पास पहला तरीका तो ये है कि मैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय ओपनिंग स्टॉक को लिखूं 50,000 रुपीज़, साथ में परचेस मेरा एक्सपेंस है तो मैं परचेस को भी लिखूं। परचेस कितना लिखूं? 5 लाख रुपीज़। अब मेरे पास में फिलहाल क्रेडिट का कोई आइटम नहीं है, इसलिए मैं 2 ही आइटम लिख सकता हूं। मैंने कहा अभी क्लोजिंग स्टॉक मैं अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखूंगा। इतना ठीक? यस सर ठीक। ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लूं। पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूं? अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बनाया दोस्त वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपने कभी पढ़ रखा है बचपन में? फॉर्मूला हुआ करता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतना ठीक। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है मेरा सर? 50,000 रुपीज़। परचेज कितने का है सर? 5 लाख रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 30,000 माइनस। ठीक है सर। 5,50,000 माइनस 30,000 तो ये हो गया दोस्त 5,20,000 रुपीज़। हो गया इतना? यस सर। अब मैं ट्रायल बैलेंस में दूसरी मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाते समय, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा एक्सपेंस है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में लिखूंगा 5,20,000। एक बात बताओ, सिर्फ अगर मैं मेथड 2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 लिखूं तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं तो डेबिट में कुल मिला के ये 5,50,000 रुपए का इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी क्रेडिट में भी 5,50,000 का इफेक्ट क्रिएट होगा, तभी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 का लिखूं तो अब ये सिर्फ डेबिट में 5,20,000 का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्रेडिट तो 5,50,000 का करेगा। सर ऐसे क्यों करेगा? ध्यान से सुनो। तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। परचेज कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। तुमने 2 डेबिट बैलेंस को ऐड कर दिया, लेकिन साथ में क्लोजिंग स्टॉक को भी तो माइनस कर दिया आपने, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया तो डेबिट का इफेक्ट तो इसने कम कर दिया। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और कितने का डिफरेंस आएगा? एग्जैक्टली 30,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का माइनस कर दिया है। तो इससे आपका डेबिट 30,000 से कम हो गया, और क्योंकि डेबिट 30,000 से कम हो गया तो ट्रायल बैलेंस में भी 30,000 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। सर इसको बचने के लिए क्या करें? मैंने कहा ये लो, ट्रायल बैलेंस में 30,000 का डेबिट भी लिख दो। अब हो गया बराबर। यहां पे डेबिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? 5,50,000। यहां पर भी डेबिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? 30,000। यहां पर भी डेबिट इफेक्ट कितने का आ रहा है? डेबिट इफेक्ट आ रहा है 5,50,000। मैंने 30,000 किसके लिखे? मैंने 30,000 लिखे दोस्त क्लोजिंग स्टॉक के। तो मेथड नंबर 1, जब मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज बेयरली यूज करता हूं कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों का डेटा है और सिर्फ मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ही यूज करूंगा, तब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों को यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लूं और अपने ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं, तब मुझे उस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सर लेकिन यहां पे तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम होता है कई बार एडजस्टेड परचेस। इसको कई बार लिख दिया जाता है एडजस्टेड परचेस। सर मतलब दोनों एक ही चीज होती है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है एडजस्टेड परचेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। देखो क्या होता है, अगर मैं सिर्फ ओपनिंग स्टॉक इसमें कर दूं परचेज
और इसमें से माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो कायदे से इसको कहा जाता है एडजस्टेड परचेस। तो सर फिर ये क्या था, ऊपर तक क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर दूं परचेस, इसमें और प्लस कर दूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस कर दूं मैं क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फिलहाल मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दिया, यहाँ से अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा दूं तो दोनों का फॉर्मूला सेम बनता है, इसलिए बहुत सारे केसेस में दोनों सेम भी हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सर अब हमको पता कैसे चलेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर परचेस के आगे लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेस, क्या लिखा है, अगर परचेस के आगे लिखा है एडजस्टेड परचेस, तो समझ जाना एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक में परचेस को ऐड किया जा चुका है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी पहले ही माइनस हो चुका है। और अगर हम इस एडजस्टेड परचेस को अपने ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में लिखना पड़ेगा। सर अपने क्वेश्चन में देखो ना, अपने क्वेश्चन में तो गला फाड़ फाड़ के कहा दोस्त उसने, क्या लिखा है पढ़ो, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2004 नॉट एडजस्टेड, ये अभी तक परचेस के साथ में एडजस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी परचेस कौन सी होगी, परचेस नॉट एडजस्टेड होगी, इसलिए परचेस कुछ नहीं लिखा। हाँ अगर यहां पर नॉट एडजस्टेड, अभी काम नहीं करेंगे आप लोग, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा, मैं यहां पे लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एडजस्टेड, नॉट को मिटा दूं तो फिर परचेस भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट एडजस्टेड, तो फिर मुझे परचेस में भी लिखना पड़ेगा नॉट एडजस्टेड, सॉरी यार क्या लिख रहा हूं मैं, फिर मुझे परचेस में लिखने पड़ेगा एडजस्टेड परचेस, फिर यहां पे परचेस लिखी हुई आती एडजस्टेड परचेस, और अगर एडजस्टेड परचेस लिखी होती तब मैं ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखता, मैं अपने ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेस को डेबिट साइड में लिखता और अपने क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखता। तो सर शॉर्ट फॉर्म में बताओ जल्दी से कि एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में ये करना है मेरे भाई, अगर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ गया तो पहले देखो परचेस क्या लिखी है, वहां पे अगर सिर्फ परचेस लिखी हो या नेट परचेस लिखी हो तब तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेस ट्रायल बैलेंस में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखेंगे। लेकिन अगर परचेस की जगह एडजस्टेड परचेस लिखी हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो, तब दोस्त ऐसी कंडीशन में आप एडजस्टेड परचेस को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखेंगे और साथ में क्लोजिंग स्टॉक को आप अपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है इतना, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे, इतना क्लियर है, यस सर इतना क्लियर है। तो या तो ओपनिंग स्टॉक और परचेस इसका पैकेट ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ये कहना गलत है कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आएगा, लेकिन ये कहना भी गलत है कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आएगा। इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्वेश्चन के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आप प्रोसेस करेंगे। तो फिलहाल मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखूंगा। तो सर फिर क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, जहां आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ होगा उसी के नीचे लिखा जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ पे लिखेंगे दोस्त क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का था, ये था 7600, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 7600, इतना क्लियर, यस सर क्लियर। चलो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है डिस्कस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का भी डिस्कशन हो गया। आखिरी बचा है सर ये ओपनिंग स्टॉक को आपने एक्सपेंस क्यों लिखा। ओपनिंग स्टॉक को दोस्त मैंने एक्सपेंस इसीलिए लिखा क्योंकि अगर मान लो ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, शुरू हुआ कब, शुरू हुआ 1 जनवरी 2004 को, तो खत्म होगा 31 दिसंबर 2004 को। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है वो स्टॉक मुझे जो साल के शुरू में मेरे पास में अवेलेबल था, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक जो विरासत में मुझे इस साल मिला था, वो है हमारे लिए दोस्त ओपनिंग स्टॉक। और अगर आपका ये ओपनिंग स्टॉक है तो एक बात बताओ, इस साल पूरे साल भर यहाँ से यहाँ आपने पहले पिछले साल का बचा हुआ सामान बेचा होगा कि इस साल का खरीद के बेचते रहे और पिछले साल का बचा हुआ सामान संभाल के रखते रहे। सर पहले हमने पिछले साल का बचा हुआ सामान बेच दिया होगा, उसके बाद करेंट ईयर में जो परचेस कर रहे थे उसके बाद करेंट ईयर की परचेस को हम सेल में कन्वर्ट कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को आप बेच चुके, यस सर बेच चुके, बेनिफिट ले चुके, यस सर ले चुके। और अगर बेनिफिट ले चुके तो अब तो उसको आपको एक्सपेंस मानना चाहिए ना। आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो यहाँ ईयर एंड में
और तब तक आप ओपनिंग स्टॉक बेच के खत्म कर चुके, जो प्रॉफिट आपको कमाना था वो आप कमा चुके, जो बेनिफिट आपको लेना था वो बेनिफिट आप ले चुके। और जब आप एक बार बेनिफिट ले चुके हैं तो ऑन द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अब आपको इसको अपना एक्सपेंस मान लेना चाहिए। इसीलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंस लिखा है। तो आई थिंक दोस्त जितने डाउट्स आपके थे उतने सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे एज फार एज पॉसिबल। मुझे लगता है यहीं तक आपके डाउट रहे होंगे। फिर भी इसके बाद कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। ओके, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर मेरा ये डाउट आपने एंटरटेन नहीं किया, सर मेरा वो डाउट आपने एंटरटेन नहीं किया। अब दोस्त ये जो डाउट मैंने आज आपको समझाया है लगभग 70 से 80 स्टूडेंट्स का डाउट था। और यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ये 3 पॉइंट ही मैंने 70 से 80 स्टूडेंट्स के साथ में बार बार फ़ोन पे डिस्कस किया है। वही क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट फोन पे डिस्कस कर रहा था, वही ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट मैंने 60 से 70 स्टूडेंट के साथ ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट फोन पे डिस्कस किया। अब दिक्कत यह है कि अब मैं इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना के डाल रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा। जिनको भी इस क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन में डाउट पूछेंगे नहीं, फिर मुझे फ़ोन करेंगे कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। फिर मैं उनको बोलूँगा कि बेटे मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है जाके देख लो, तो वो काम करेंगे नहीं। फिर कहेंगे सर एक काम करो वीडियो की लिंक ही भेज दो। अब दोस्त मैं नए डाउट्स रिकॉर्ड करूँ कि आप लोगों को वीडियो की लिंक भेजूँ? इसलिए प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी इस तरीके का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई मुझसे डाउट के नाम पे पूछता है तो मैं इसका वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देता हूं, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। इससे आपको 2 एडवांटेज होंगे। पहली बात तो अगर उस क्वेश्चन में आपका भी डाउट है तो आपके भी डाउट्स एंटरटेन हो गए, और अगर चलो मान लो आपको डाउट नहीं है तो मैंने तो पूरा क्वेश्चन समझाया है ना, और अगर मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी रिवीजन भी तो हो गई ना। अब दोस्त मैं तुमसे बोलूं कि मैं 1 डे रिवीजन लूंगा, 1 डे रिवीजन तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा। इस तरीके से छोटे छोटे रिवीजन सेशन जो हो रहे हैं उनको अगर आपने अटेंड किया होगा तब एग्जाम के समय 1 डे आपके लिए इफेक्टिव भी है, आपके लिए काम भी आएगा। नहीं तो कैसे काम आएगा? क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके चलो, ताकि कोई भी वीडियो आए तो कम से कम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी इसके बाद दोस्त अब आपकी मर्जी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात के लगभग 11 बजे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए गुड नाइट। 11 बजे नहीं, सॉरी कितना, हाँ 10:33 हो रहा है। बाय बाय।